नमस्कार, आवाज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। और इस रिकॉर्ड स्तरों में ना केवल लिमिटेड मूव है बल्कि आप क्रॉस द बोर्ड एक बढ़िया मूव आता हुआ देखेंगे। खास तौर से सभी आंकड़े जो कि इस समय ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जो मनी फ्लो है वो कंटिन्यू करेगा और जो तेजी है का सिलसिला है वो बना रहेगा। खास तौर से एसआईपी का फ्लो जो कि जोरदार तेजी के साथ ऑलरेडी चल रहा है। नए रिकॉर्ड आंकड़े डीमैट अकाउंट के खुलने के जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर 12 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और उसके अलावा इन्फ्लेशन का नीचे आना, मार्केट्स का स्टेबल होना, एफआईज का लगातार फ्लो, Q1 के बेहतर अपडेट, ऐसे कई सारे आंकड़े आप और जोड़ सकते हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय बाजारों की जो तेजी का सिलसिला है वो बना रहेगा आगे भी। लेकिन इस ऑल टाइम हाई पे अब आपको कितना कॉशियस स्टांस रखना है, कितना पोर्टफोलियो में एक बढ़त आई है और आगे की रणनीति क्या होगी, इन सब पे हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़े जो कि इस बाजार की तेजी कितनी सब्सटैंशियल है, कितनी सॉलिड है, ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले निफ्टी की इस फाइनेंशियल ईयर में जहां पर ये तेजी की शुरुआत हुई थी, इस मार्च के आसपास बाजार ने अपने लोज हिट किए थे और जो अप्रैल है जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से ही बाजार ने रफ्तार पकड़ी, फाइनेंशियल फ्लो, एफआई फ्लो आना शुरू हुआ। तो निफ्टी ने करीब 11% के आसपास का मूव दिया है। फ्रंटलाइन इंडेक्स ने सेंसेक्स से करीब 10% का मूव दिया है। मिड कैप जो सबसे ज्यादा टूटे हुए थे वो 20% के आसपास की तेजी में रहे इस फाइनेंशियल ईयर में। और स्मॉल कैप करीब 22% का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक ने बहुत हद तक सपोर्ट किया इस तेजी को, जिसको भी अगर आप दो हिस्सों में बांट देंगे तो प्राइवेट और पीएसयू करीब 11% का मूव निफ्टी बैंक में देखने को मिला। इस तेजी के हीरो कौन से रहे, यानी कि निफ्टी की 10% की बढ़त के सामने किन्होंने आउट परफॉर्म किया, वो आपकी स्क्रीन पर है। टाटा मोटर्स 37% की शानदार तेजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा 32% की शानदार तेजी, बजाज फाइनेंस ये वैसे भी एक ड्रीम रन में है, 31% की शानदार तेजी, हीरो मोटोकॉर्प 31% की तेजी और डीवी स्लैब करीब 28% की तेजी। लेकिन इसके साथ साथ आप इन आंकड़ों पर भी नजर रखिएगा कि ये आंकड़े कितनी वेटेज रखते हैं ये सभी कंपनियां इस तेजी में। अपोलो हॉस्पिटल, आईटीसी, बजाज ऑटो, टाइटन, एशियन पेंट, ये कुछ एफएमसीजी मेजर्स या फार्मा मेजर्स हैं जिन्होंने 22 से लेकर 26% तक का रिटर्न दिया। ये तेजी के सरताज थे, यानी कि इन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। लेकिन इंडेक्स को कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया या फिर एट पार रहे हैं। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 12% का रिटर्न, एसबीआई देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक 12% का रिटर्न, टेक महिंद्रा इंडेक्स के 10% के मूव के सामने 8% की तेजी, विप्रो इंडेक्स के 10% के मूव के सामने 8% की तेजी और कोटक महिंद्रा बैंक भी, जहां निफ्टी बैंक ने 10% का रिटर्न दिया, कोटक ने 7% का रिटर्न दिया। सन फार्मा 3%, टीसीएस 3%, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक महज 0.5% चला है इस फाइनेंशियल ईयर में, जहां इंडेक्स 10% चला है। इन्फोसिस -6 और यूपीएल -7, ये कुछ इंडेक्स के नाम है, इंडेक्स की कंपनियों के नाम है जिनकी अंडर परफॉर्मेंस रही है इंडेक्स के मुकाबले। तो सबसे ज्यादा चला कौन सा सेक्टर चला? फार्मा, एफएमसीजी और साथ साथ ऑटो। तो एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। 17% की तेजी एफएमसीजी ने दिखाई, लेकिन यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 17% इंडेक्स के सामने 25% चला, आईटीसी 22%, ब्रिटानिया 20%, इमामी 20% और रेडको खैतान करीब 20% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम जहां पर एफएमसीजी में आई तो तेजी है लेकिन इंडेक्स से थोड़े पिछड़े रह गए, तो उसमें देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल करीब 7%, मैरिको 10%, गोदरेज कंज्यूमर 11%, डाबर 12% और कोलगेट 15%। तो तेजी रही लेकिन इंडेक्स को थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। दूसरे नंबर पे आता है ऑटो, करीब 24% की एक ड्रीम रन इस सेक्टर ने दिखाई है और इस ड्रीम रन में टाटा मोटर्स 37%, मदरसन 35%, एम&एम 32%, हीरो मोटोकॉर्प और बालकृष्ण करीब 25 से लेकर 30% का रिटर्न यहां भी देखने को मिला। लेकिन कुछ कंपनियां जिन्होंने इसको भी अंडर परफॉर्म किया, उसमें बॉश 4%, आइशर महज 9%, भारत फोर्ज 12%, देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी 17% और टीवीएस करीब 20% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये दो सबसे बेहतरीन सेक्टर जो कि अभी तेजी दिखा कर गए। लेकिन कुछ रोचक आंकड़े जहां पर जून 2023 में नए डीमैट खातों में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, ना केवल अच्छी खासी बल्कि रिकॉर्ड आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं। 13 महीने में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट यहीं खुले हैं। जून 2023 में 23.5 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले हैं और साथ ही साथ जून 2022 में करीब 22 लाख आंकड़े थे। तो 22 से तो बढ़कर आंकड़ा आया और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये कि देश में कुल डीमैट खातों की संख्या 12 करोड़
पहुंच चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की तेजी में क्या पोर्टफोलियो में भी उस तरह का जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है जिस तरह बाजार में जंप आया है? इस पर ही हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलग अलग जानकार मौजूद रहेंगे। साथ साथ एक ये भी बातचीत है कि क्या ये तेजी मतलब बेतहाशा भागने वाली है या ब्रेक लगा के चलने वाली है, थोड़ा संभल के चलने वाली है। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ शर्मिला मौजूद है, मयूरेश मौजूद है, अभिषेक सर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और साथ साथ कुछ ही देर में गौरांग भी मौजूद होंगे। लेकिन अभिषेक सर, बाजार की इस तेजी में तेजी सबके लिए थी या तेजी चुनिंदा के लिए थी? क्या ये मान के चले कि सबके पोर्टफोलियो में ऐसी गुलजार रहा जैसा बाजार गुलजार हुआ है, या अभी चुनिंदा का पोर्टफोलियो गुलजार हुआ है, पोर्टफोलियो में वो तेजी नहीं आई है जो तेजी आ जानी चाहिए थी? जी सुमित, तो मुझे लग रहा है कि जो तेजी है वो पोर्टफोलियो पे भी वैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। बिकॉज अगर किसी ने भी पोर्टफोलियो बनाया होगा और अगर लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है या ब्लेंड है, तो जो तेजी हमने देखी अक्रॉस निफ्टी की, जो बात कर रहे हैं ब्रॉडर इंडेक्स की, एज वेल एज स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स, तो वो जो तेजी है वो बहुत अच्छी खासी रही है। और डेफिनेटली जो पोर्टफोलियो में बने रहे हैं, जिन्होंने अपना पेशेंस दिखाया है इतने समय तक, जो कि हम देख रहे थे कई समय से मार्केट जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया था, वहां पे मुझे लग रहा है कि जिन्होंने एक पोजीशन बना के रखी थी उन्हें तो डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। और अगर किसी ने अभी इस तेजी के बीच में भी अगर कहीं किसी ने एंट्री ली है, तो मुझे लगता है उनकी भी एक बेनिफिट रही है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे किसी का भी कोई कंप्लेन करने जैसा मौका लगा होगा। बिकॉज फैक्ट रिमेन्स की हमने जैसे कि सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन भी जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे है, सेक्टर वाइज भी ये जो नंबर्स हैं डबल डिजिट के, ये बहुत ही अच्छे खासे नंबर है। टिपिकली तो ये पूरे साल में अचीव होते हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि मात्र 7 महीने ही हुए हैं। तो मुझे लग रहा है उस तरह से एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, और उस माहौल के अंदर में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की रुचि भी अब मार्केट की तरफ वापस आ रही है। और जो आपने आंकड़े रन किए डीमैट के, वो डेफिनेटली दर्शाता है कि यहाँ से जो एसआईपी का फ्लो है, मुझे लगता है कि और यहाँ से शायद और हमारा फ्लो बढ़ता ही दिखता है, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छे संकेत है। शर्मिला मैम, 13 करोड़ के आसपास के डीमैट अकाउंट, ये इंडिकेट करता है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ा है। ये जो कोविड से सिलसिला शुरू हुआ था वो अब फुल रफ्तार में आ चुका है। दूसरा हिस्सा इसका है कि एसआईपी फ्लो भी रिकॉर्ड स्तरों पर आ रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट हो रहा है कि बाजार की इस फियास्को में भी शायद रिटेल घबराया नहीं और वहाँ पर वो लगातार एसआईपी फ्लोस चल रहे हैं। तो इस एसआईपी फ्लो की वजह से या डीमैट अकाउंट नए खाते खुलने की वजह से क्या एक आम रिटेल निवेशक इस तेजी का फायदा उठा पाया है, या ये सेलेक्टिव फ्यू जो इन्वेस्टर्स ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेच रहे हैं या जो नए फंड्स हिस्सा बेच रहे हैं उनको ही सबसे ज्यादा फायदा मिला इसका? डिफिकल्ट टू से कि जो जिन्होंने ब्लॉक डील किए हैं उनको ज्यादा फायदा हुआ है या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हुआ है। बिकॉज आई थिंक जो ज्यादा करके ब्लॉक्स हुए हैं, लॉट ऑफ प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, एंड द फैक्ट कि वो इतने जल्दी और आसानी से अब्सॉर्ब हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रेंथ दर्शाता है। क्योंकि नहीं तो हमेशा ये हम अगर मार्केट इतना अच्छा नहीं रहता तो वो ओवरहैंग रहता था स्टॉक पर, और ये ऐसा लगता था कि इसको हजम होने में, इस तरह का जो लिक्विडिटी आई है स्टॉक में, उसको डाइजेस्ट होने में स्टॉक को समय लगेगा। लेकिन इस तरह की बात इस बार हमें नजर नहीं आई। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आई थिंक एसआईपी एक ऐसी चीज है जिसने मार्केट को, आई थिंक पिछले 3 साल में हमने वो शिफ्ट जरूर देखा है कि एफआईज के आंकड़े नेगेटिव रहे हैं, फिर भी मार्केट नए हाइस तो नहीं बनाया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम वो 18,000 to 19,000 के रेंज में हमने काफी समय बिताया है, एंड इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे कि दुनिया भर में क्या चल रहा था, दुनिया भर के मार्केट्स में क्या चल रहा था, तो उनके मुकाबले हमने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। एंड आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज टू डू विद द फैक्ट कि जो एसआईपी का पैसा, जो द मैंडेट इज टू इन्वेस्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो मैंडेट इन्वेस्टमेंट का ही रहता है, तो एक पैसे लगातार आते रहते हैं मार्केट में। आई थिंक व्हाट कुड चेंज द पिक्चर, और ज्यादा पार्टिसिपेशन और ज्यादा एक्साइटमेंट मार्केट में अगर कुछ चीज बढ़ा सकती है, तो वो जो आज आंकड़ा आया है वो है कि रिटेल इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक सीम्स टू बी बैक अगेन। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम देखना चालू करते हैं कि जो मार्केट
18,500 600 रहता था, विद इन अ मैटर ऑफ 10 days कहना चाहिए, हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 19,500 तक पहुंच जाता है। तो वो जो दैट बिल्डअप दैट लीड्स टू इट एंड दैट एक्साइटमेंट, वो आई थिंक ये नंबर ने कैप्चर किया है कि जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। बिकॉज बीच का पीरियड ऐसा भी रहा है कि वो एक फ्लैटिश ट्रेंड हो गया था, या तो कम भी खुले थे बिकॉज मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, मार्केट का ट्रेंड भी उस तरह से था। और रिटेल पैंडेमिक के दौरान जितना समय लोगों के पास था उतना अब समय नहीं रहा है मार्केट को एक्टिवली देखने के लिए, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। So I think this number, to my mind, is probably more significant in sort of deciding कि market यहाँ से आगे किस तरह से रहेगा, more than I mean, of course, I think SIP plays a very big role, लेकिन just in terms of momentum and mood, मुझे लगता है ये नंबर ज्यादा मेरे लिए है। अच्छा, गौरांग सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग सर, जब बाजार में हर तरफ बातचीत थी कि मंदी आएगी, रिसेशनरी प्रेशर है, वॉर रहेगा, सिचुएशंस ख़राब हैं, कंपनियों के नंबर्स वीक रहेंगे, डिमांड साइड सबड्यूड है, रूरल इनकम कमज़ोर है, उस समय बाजार ने पलट लिया और नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। तो क्या वो फियर है अभी भी कि कुछ हम मिस कर गए हैं, सब पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, जितना हम ले सकते थे हम नहीं ले पाए? क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या आमतौर पे रिटेल निवेशकों के बीच में? वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, फोमो, वो आ गया है क्या बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो बाजार में जब इतनी घबराहट होती है तो बहुत बड़े गुरु ने कहा है कि आपको हिम्मत करके खरीदारी करनी चाहिए। नहीं तो वो हिम्मत को जुटा पाया कोई? ऐसा कुछ हुआ था क्या उस समय? हमने तो कोविड के समय भी खरीदारी की राय दी थी सुमित। मतलब गौरांग सर, आप तो सालों से हिम्मत जुटा रहे हो, यहाँ तो बात रिटेल इन्वेस्टर की, क्या वो हिम्मत जुटा पाए ऐसी सिचुएशन में? तो हम हमारे माध्यम के द्वारा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स पकड़ के मार्गदर्शन करते हैं, तभी जाकर ऐसा बनता है। अगर शेयर बाजार में आपके, वो कहते हैं ना कि नीचे रास्ते में पान के गल्ले वाला अगर आपको बोलता है ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो, हाँ, या फिर आपका जूता पॉलिश वाला बोलता है आप ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो, तभी गड़बड़ी है, तभी जाकर के माल बेचना चाहिए, तभी जाके खरीदारी में समझदारी नहीं है सुमित। समझदारी तभी है जब लोगों में घबराहट हो, क्योंकि तभी आपको जो शेयर खरीदने हैं आपको अपने दाम से कम दाम में मिलते हैं, क्योंकि ये घबराहट है बाजार में। और ये बहुत बड़े गुरु ने कहा है, मैं नहीं कहता। और हमने तो तभी भी कहा था, आपके साथ हम काफी समय से जुड़े हुए हैं सुमित, आपने बाजार को लेकर के हमारी राय स्पष्ट रूप से सुनी है। हम कभी भी बात करते हैं तो दो हिस्सों में बात नहीं करते हैं, एक ही मत देते हैं, और वो भी पूरी स्पष्टीकरण से। और मुझे लगता है कि ठीक है, हम आ गए हैं 19,500 का स्तर हमने देख लिया, आज थोड़ी गिरावट देख ली हमने, लेकिन ये गिरावट कब देख रहे हैं हम? पिछले 6-7 दिनों की एक अच्छी तेजी और मजबूती के बाद देख रहे हैं। तो गिरावट भी बाजार की सेहत के लिए अच्छी होती है, मौका देती है नए निवेशकों को आकर के निवेश करने के लिए। और कोई भी बाजार एक दिशा में जाता है तो मैं ज्यादा चिंतित हो जाता हूं। तो मयूरेश सर, आप भी क्या सरोकार रखते हो क्या इस चीज से कि इस बार का जो मूव आया है इंडेक्स के अंदर, जो दोबारा हम अपने नए हाइज बना रहे हैं, ये इसलिए नहीं था कि मार्च में हमने बहुत हैवी सेल ऑफ देखा जिसका पुल बैक या जिसका कंपनसेशन अप्रैल ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं इंडिसीज में, या इस बार एक्टिवली मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन आया और पोर्टफोलियो में उतना ही जंप है जितना इंडिसीज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इवनिंग सुमित जी, तो आपके सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स दैट द मार्केट्स हैव गिवन, और मुझे लगता है आई थिंक जो एक प्लेसमेंट है इंडिया की ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जो एफआईआई फ्लोज हैं, और जो हमारे आंकड़े रहेंगे मैक्रो स्केल पे, जीडीपी के आंकड़े हो, टैक्स कलेक्शंस हो, ये फ्लोज रहने की उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए फॉर द बेटर पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जहाँ पे रेस्ट ऑफ द ग्लोब इज स्टिल स्ट्रगलिंग। यूएस में हम माइल्ड रिसेशन की बात कर रहे हैं, यूरोपियन में और इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो रैली आई थी, ये बलबूते भी आई थी कि एक जो अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा था इंडियन इक्विटीज का कंपेयर टू चाइना इन पर्टिकुलर 2 तिमाहियों पहले, जो एक रीओपनिंग ऑफ चाइना ट्रेड में जो एक सिग्निफिकेंट फ्लोज गए थे, बट वहां पे जैसे डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो भी स्ट्रगल करेगी फॉर द बेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर। तो हमें लगता है आई थिंक इंडियन मार्केट्स एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है,
ऑब्वियसली ये पहलू पे वैल्यूएशंस, अर्निंग्स कैसे रहेंगी, इस पे एक डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स पे ही मार्केट की अगली चाल रहती है। जहां तक रिटेल पार्टिसिपेशन का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ द रैली थोड़ा एक बिलीफ नहीं था मार्केट रैली में। सेकेंड लेग ऑफ द रैली में काफी गैप अप्स मार्केट ने दिए हैं। सो रिटेल निवेशकों ने कितनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट से मार्केट में की, ये मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल है, लुकिंग एट द एंटायर स्ट्रक्चर। बट एक बात कहना चाहता हूँ कि आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में जो एक आउट परफॉर्मेंस रहा है, और जिस रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, थोड़ी स्टिकी रहती है अर्निंग्स, या पूरी की पूरी क्षमता वो सेक्टर की ठीक नहीं हो सकती, बट स्टॉक प्राइसेस आर रूब्ड अप, ये सही समय होगा आपके पोर्टफोलियोज को रिविजिट करें। ये जो लोअर परफॉर्मिंग स्टॉक जो हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, उसको वीड आउट करें और क्वालिटेटिव नेम्स देख लेंगे। तो आंसर योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आई थिंक कंप्लीट रिटेल पार्टिसिपेशन शायद रैली में नहीं रही है, और फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट जरूर है। अभिषेक सर, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो सवाल था, ये वहां से उठा कि जिस समय पर मंदी की बातचीत थी, सारे लोग यही कहते थे कि बाजार कमजोर है, 12,000 के लेवल्स का इंतजार हो रहा था, तब इंडेक्स आपको 21,000 के अब लेवल्स दिखाना शुरू हो रहा है। तो जो वो आज भी 12,000 के लिए कैश पर बैठे हैं कि 12,000 आएगा और हम पैसा डालेंगे, तो उनके लिए क्या जवाब रहेगा? वो क्या करें? वो वेट करें 12,000 का, यही जगह उनके लिए ठीक थी, यहीं पे पैसा डाल देना चाहिए था, या अब डाल दें? क्या करना चाहिए उन्हें? तो सुमित, मुझे लगता है कि मार्केट की जो टाइमिंग वाली जो बात है ना, वो हमेशा उठ के आती है, और ऑनेस्टली कोई भी इसे टाइम नहीं कर सकता। अभी हमें जो समझने वाली जो चीज है यहाँ पे, वो ये है कि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है कि एफआई की जो कंसिस्टेंट बाइंग है, वो हमें देखने को मिल रही है कि बाहर के जो निवेशक है वो इंडिया में कंटिन्यूसली पैसा डाल रहे हैं। नाउ यही वो एफआई थे जिन्होंने कंटिन्यूसली 24 महीने तक हर महीने इनका जो है बहुत बड़ा आउटफ्लो रहा, जिसकी वजह से डिस्पाइट डीआई जिन्होंने बाइंग करके मार्केट को संभाला, हमारे जो मार्केट्स थे वो रेंज बाउंड थे। अब जैसे ही एफआई की बाइंग आ गई, हमारे मार्केट ने वापस मोमेंटम पकड़ लिया। सो जो निवेशक है, मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप निफ्टी के स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स को देखें, तो वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आए, जबकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुकी है। और अब सिर्फ निफ्टी को देख के यह कॉल नहीं लिया जाए कि मार्केट में तेजी या खत्म हो गई है या हम पीक पर है, बिकॉज अभी भी जो स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स है, वहां से जो पोटेंशियल मुझे लगता है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो आई फील कि इस तरह की रैली के बीच में पॉजेज आ सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी मार्केट एक तरफा तो नहीं चल सकता। बट ये साल मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी स्पेस है यहाँ पे पैसे बनाने के लिए। आपको डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, एंड डेफिनेटली इस रैली को आप आगे भी प्ले कर सकते हैं। फोमो वाली बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही नॉर्मली होता है, जब बरसात आती है तो नए मेंढक आते हैं। सो इसमें तो ये तो रीति है। मगर जो एक अच्छी बात मुझे लगी रिटेल इन्वेस्टर्स की इस बार, अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल के बाद, स्पेशली पोस्ट कोविड, द मेच्योरिटी लेवल एंड द लेवल ऑफ वेयर दे आर सो एजुकेटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, ये बहुत फिनोमिनल है। तो इस बार मुझे नहीं लग रहा कि कोई जूता चप्पल बेचने वाला या कोई इस तरह के इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करे। यहाँ पे डेफिनेटली लर्नेड पीपल है जो मार्केट में पार्टिसिपेट करे, इसलिए इनकी जो सेलिंग थी वो इतनी बड़ी आई नहीं जब मार्केट में जब करेक्शन फेस चल रहा था। और अब जब उनको सम सेंस आ गया है कि मार्केट अब अच्छा लग रहा है, तो एकाएक इतनी बड़ी तेजी के साथ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे ओवरऑल, जैसे मैंने कहा कि पहले भी आपके चैनल्स पे आके मैंने एक मत ही बात रखी है कि इंडिया की जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है, और हमारे लेवल पे हम जब स्टोरी को एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए तो 7 से 10 साल की स्टोरी है। अब वो 7 से 10 साल के व्यू में मैं ये सर्टन तो हूं कि डेफिनेटली हम पैसा बनाएंगे। बट अगर किसी को 1 साल का व्यू बने और ऐसे मार्केट के अंदर में जहां कभी तेजी है कभी मंदी है, तो डेफिनेटली किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहाँ पे पैसे बनाए। तो ये कंफ्यूजन हमेशा इन्वेस्टर्स के पास आता है, और मुझे हमेशा ये एक राय देनी होती है कि आप मार्केट के अंदर में एक लंबा नजरिया रख के काम करें, ना कि वॉलेटिलिटी से आप घबराएं या टाइमिंग करें, बिकॉज टाइमिंग एक बहुत बड़ा एनिमी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। आप कभी भी सही नहीं हो सकते, आप चाहे कितने भी साल मार्केट में आप स्पेंड कर ले, मे बी इक्का दुक्के बार आप शायद सही हिट कर पाए, मगर लार्जली टाइमिंग जो है वो एक एनिमी है इन्वेस्टर का। टाइमिंग ना करें, आप बस अपना टाइम स्पेंड करें मार्केट में,
बने रहें। मुझे लग रहा है कि आप हमेशा पैसे बनाएंगे, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने तो अभी तक यही देखा है। टाइमिंग ना करें, टाइम दे, ये सही स्टेटमेंट था वैसे। शर्मिला मैम, एक समय ऐसा था कि सब कुछ बुरा बुरा ही दिख रहा था, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, ग्लोबल कंपनियों में इश्यूज आ जाएंगे, ये सब बातें थी। आज क्या सब कुछ सही है? क्या अर्निंग बहुत अच्छी आएगी? मॉनसून जो थोड़े दिन पहले डिफिसिट था अब बहुत अच्छा सरप्लस की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, Q1 के अपडेट्स बहुत शानदार आने लग गए हैं, और विद टाइम इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल हो गई, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ना बंद हो गया, हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई। क्या अब हम यहाँ से कुछ बुरे दौर नहीं देखने वाले हैं? इंडिया की इकोनॉमी में बेस्ट पोजीशन, बेस्ट पॉइज्ड है, यहाँ से मार्केट ऐसी रफ्तार पकड़ेगा जब तक कोई सडन ब्रेक ना लगे। तो क्या लग रहा है आपको कि या सिचुएशन जब सही चल रही है, रेस पे पैर रखें या ब्रेक पे भी पैर रखना जरूरी है अभी? मेरे हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी काफी क्वेश्चन मार्क्स है। जैसे आज सुबह ही जिस तरह से यानी आज जिस तरह से मार्केट रिएक्ट हुआ है, दैट इज लार्जली टू ग्लोबल क्यूज, और जिस तरह से यूएस में एम्प्लॉयमेंट डेटा आया और वहां से फिर से जो एक कंसर्न हुआ कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स वहां पर, और वैसे भी उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि और करेंगे, लेकिन दैट विल बी सूनर रादर देन लेटर। तो मेरे हिसाब से वो कंसर्न अभी भी बना है कि किस तरह से यूएस में पूरा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो प्ले आउट होगा। तो ऑनेस्टली आई थिंक वहां पर भी इकोनॉमी सीम्स टू बी ऑन अ फेयरली स्ट्रांग फुटिंग। अगर इस तरह का डेटा आता है कि जॉब्स जो उनकी उम्मीद थी उससे ऑलमोस्ट दुगने रेट पे बढ़े हैं। लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है, वहां पर जिस तरह का इन्फ्लेशन है, रशिया और यूक्रेन का सवाल है, that we are like more than a year now, you're 3 months into the situation, और अभी भी वहां पर like there is no relief in that। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज रशिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द होल ऑयल एंड गैस पार्ट ऑफ द स्पेस। चाइना अपनी अलग दिक्कतों से गुजर रहा है, और कभी डेटा ये सजेस्ट करता है कि चीजें अब वहां सुधर रही है, कभी ऐसा लगता है कि नो वहां अभी भी और भी समय लग सकता है। बट यस, आई थिंक विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हम ये काफी चीजें अब अच्छी लग रही है, एंड आई थिंक दैट्स द स्टोरी दैट वी आर नाउ बाइंग। तो गौरांग सर, एक बात बताओ, ऐसा कि आप फंड मैनेजर से मिलते हो, आप इतने सालों से मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, कहीं ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं दिख रहा आपको? क्योंकि पैसा आ रहा है, एफआईज का भी पैसा आ रहा है, एसआईपी का भी, और पैसा फंड मैनेजर्स के पास भरपूर है, और वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं। एक ही कंपनी को अगर आप 30 के मल्टीपल पे लेते थे तो आज 35 के मल्टीपल पे खड़ा है। आपके पास मजबूरी है कि आपको लेना भी जरूरी है कि पैसा आ ही जा रहा है। तो कहीं ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं जा रहा है धीरे धीरे फंड मैनेजर्स के हाथ में या इन्वेस्टर्स के हाथ में? जो चीज आप 20 में छोड़ कर आए आपको 30 में लेनी पड़ रही है। ये सिचुएशन तो नहीं कहीं खड़ी हो रही बाजार में? देखिए, फिर से वही बात आ जाती है, जैसे आप समय देना चाहते हो बाजार में, या फिर आप ये देखते हो कि आप बाजार को टाइम करते हो का नहीं। दूसरी बात यह है सुमित कि अगर पैसा आ रहा है तो उसके साथ साथ नए पेपर्स भी आ रहे हैं आईपीओ के माध्यम के द्वारा वगैरह वगैरह, और एक समय पर यह चिंता बिल्कुल होती है कि ज्यादा लिक्विडिटी यानी कि नकदी अगर बाजार में आ गई तो बहुत चुने हुए क्षेत्र और स्टॉक से जिनके पीछे ये जो नकदी या लिक्विडिटी है वो जाना चाहेगी, और उसके कारण मूल्यांकन को लेकर के थोड़े बहुत ऊपर की तरफ दायरे हो सकते हैं। जहां पर आमदनी का सवाल है वो इतने आपको जस्टिफाई करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी हमने देखा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है उसमें भी मेरे ख्याल से जो ग्रोथ है कॉर्पोरेट इंडिया की, वो मेरे ख्याल से एक डबल डिजिट में ऊपर की तरफ आनी चाहिए, ऐसा अनुमान हम लगा के चल रहे हैं, बशर्ते कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो या फिर कोई ऐसी परिस्थिति या खबरें ना उभर करके आए। तो मैं ये मानता हूं कि हाँ, क्या आपको फिर इस समय उस समय में जहां पर काफी सारी लिक्विडिटी कुछ एक क्षेत्र को या फिर शेयर्स के पीछे जा रही, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए वो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड है और अंडर परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत दिखा था आपने। तो मेरे ख्याल से ऐसे समय पर आपको ऐसे क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट लिक्विडिटी को लेकर के चिंता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और एक समय आया भी था, आपको याद होगा सुमित, बहुत सारे रुपये जो है वो स्मॉल कैप में गए थे और बहुत सारे फंड हाउसेस ने स्मॉल कैप फंड लेकर के आए थे और फिर वहां पर जस्टिफिकेशन नहीं रहा था अर्निंग्स और वैल्यूएशन को लेकर के। तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है, मगर एट द सेम टाइम नए पेपर भी बाजार में आए आईपीओ के माध्यम के द्वारा, एंड आई होप
दैट उस तरीके की परिस्थिति ना हो, बट आपको ये ध्यान रखना है अर्निंग्स एंड वैल्यूएशन जस्टिफाई करना चाहिए। नहीं तो गौरांग सर, कहीं ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा कि महंगा और महंगा, सस्ता और सस्ता, जो नहीं बिक रहा वो नहीं बिक रहा, जो बिके जा रहा है वो बिके ही जा रहा है, ऐसा सिचुएशन तो नहीं दिख रहा ना आपको? आप अगर बाजार में कोई चीज लेने जाएंगे एज एन आम आदमी सुमित, तो आप अच्छी चीज खरीदेंगे, आप कोई खराब चीज तो खरीदेंगे नहीं जो फैक्ट्री सेकंड या थर्ड सेल में मिलती हो। अगर आपको अच्छी चीज खरीदने हैं तो आपको उस हिसाब से प्रीमियम भी देना पड़ेगा। अब ये बात है कि काफी सारे जो छोटे निवेशक हैं वो आकर्षित हो जाते हैं इक्का दुक्का शेयर में, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, बिना कोई समझदारी के, बिना अभ्यास करे हुए। और हमेशा हमें ये कहते हैं कि आप अच्छे शेयर्स खरीदे, कम क्वांटिटी में खरीदे, लेकिन अच्छे शेयर्स खरीदे। बड़ी क्वांटिटी में आपको जो कंपनी के बारे में पता नहीं है, अगर आप उस शेयर में निवेश कर देते हैं तो आपका अकस्मात होना या फिर जोखिम बहुत ही ऊपर के तरफ जाना स्वाभाविक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस सब चीजों को लेकर के। अब जैसे मैं बोल, अच्छी चीजें प्रीमियम कमांड करेगी, बुरी चीजें आपको डिस्काउंट पे मिलेगी। मयूरेश सर, एक बात बताओ, जब बाजार में अभी रिटेल निवेशकों से आप बात करते हो तो सिर्फ दो समस्या उनके पास आती है। एक, जो शेयर उन्होंने लिया छोटी क्वांटिटी में, उसमें उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जो शेयर उन्होंने बहुत सारी क्वांटिटी में ले लिया वो अभी तक नीचे का नीचे खड़ा है। तो क्या करे वो, उसमें एवरेज करे या जो ज्यादा प्रीमियम है उसमें थोड़ा कैपिटल निकाल ले? वो उस जो बीच का डायलेमा है ना, उसमें फंस गए हैं। तो क्या करना चाहिए इस डायलेमा में? नहीं तो जैसे गौरांग ने कहा अभी, आई थिंक मैं गौरांग सर से भी सवाल लूंगा इसका, गौरांग सर से भी इसके ऊपर राय लूंगा, लेकिन अभी आप बताओ जरा इसके बारे में क्या करना चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली, जैसे गौरांग ने कहा अभी कि आई थिंक जो सेक्टर्स होते हैं और जो स्टॉक्स होते हैं वो सेक्टर्स में, अ लो पीई स्टॉक डज नॉट नेसेसरीली मीन कि स्टॉक चीपली वैल्यूड है और वहां पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त आएगी, क्योंकि लार्जर कैप स्टॉक्स हैव मूव्ड सिग्निफिकेंटली। लो पीई स्टॉक्स इसीलिए भी होते हैं क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ शायद आ नहीं रही है, टॉप लाइन कंपेयर टू इट्स पीयर शायद ये बना नहीं पा रहे हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं ये शायद कंपेयर टू इट्स पीयर सेट थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी के हैं। इसलिए आई थिंक जो काफी रिटेल निवेशक जो प्रभावित हो जाते हैं लो प्राइस से, सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो या लो पी से, आई थिंक वो एक बार के लिए फंस जाते हैं और अच्छे खासे समय के लिए फिर फंस जाते हैं। मेरा ओपिनियन बहुत साफ है ये बारे में। अगर आप ऐसे स्टॉक्स ओन करते हैं और अगर आपको अभी भी नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपको एक निश्चय बना के एग्जिट करना चाहिए। एंड यू शुड प्रॉब्ली लुक एट क्वालिटेटिव नेम्स, क्योंकि हमने हमारे स्टडीज में देखा है पिछले कई वर्षों के कि क्वालिटेटिव नेम्स मार्केट साइकिल्स से अच्छी तरह से जूझ भी लेते हैं, एंड मार्केट साइकिल्स से बाहर निकलते वक्त दे अपीयर एज लॉन्ग टर्म लीडर्स एंड विनर्स एज वेल। इसलिए हमारी जो ओनिल मेथोडोलॉजी है, जो लीडर्स पे फोकस करती है, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पे फोकस करती है, हमें लगता है आई थिंक जो लीडरशिप वाले स्टॉक्स हैं ये मार्केट साइकिल्स को भली भांति जानते हैं एंड दे कैन प्ले दिस साइकिल्स वेरी वेरी। तो गौरांग सर, आप क्या मानते हो इसके ऊपर कि ऐसी सिचुएशन में रिटेल निवेशक क्या करे? मैं 100% मेरे प्रिय मित्र मयूरेश से सहमत हूं। देखिए, अगर आप बुरी चीज में और पैसा डालेंगे तो आप कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारते हैं, पैर जाके कुल्हाड़ी पे मारते हैं। तो ऐसी मूर्खता आपको क्यों करनी है, मुझे समझ में नहीं आता। और आपने अपनी पूंजी बहुत मेहनत से कमाई है, उससे ज्यादा मेहनत करके आपने अपनी पूंजी बचाई है और उस बचत को लेकर के आप निवेश करते हो, तो आपको एक बार नहीं काफी बार सोचना चाहिए। निवेश करने से पहले सवाल पूछना चाहिए। अक्सर हम आपके हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा, सीएनबीसी आवाज के द्वारा हम लोगों तक पहुंच करके यही बोलते हैं कि आप खरीदारी करके प्रश्न मत पूछिए, खरीदारी करने से पहले प्रश्न पूछिए और ये पूछिएगा पहले करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत अभ्यास आपको भी करना चाहिए। जहां तक रही बात अच्छे शेयर्स की, तो वो आपको एक सबक देता है कि आपको अच्छे शेयर्स में क्यों निवेश करना चाहिए और बुरे शेयर से क्यों दूर रहना चाहिए। तो ये अपने आप में अगर आपके पास थोड़ी बहुत समझदारी है तो आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सुमित। थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखें और थोड़ा बहुत ध्यान रख करके निवेश करें। बुरी चीज के पीछे कभी भी आपको दौड़ना नहीं चाहिए, ना ही आपकी पूंजी और डालनी चाहिए, बशर्ते जैसे मेरे मित्र मयूरेश ने कहा वहां से निकल करके अच्छे शेयर्स में जाया। तो अभिषेक सर, एक बात बताओ, एफएमसीजी में जोरदार तेजी आई, बढ़िया मूव आया, लेकिन सबसे बड़ा लीडर एचयूएल चला नहीं और मेरे पास है एचयूएल, तो क्या करूं? क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे पास है, आम रिटेल निवेशक हूं, सबका पोर्टफोलियो बढ़ता दिख रहा है, मेरा एचयूएल नहीं बढ़ रहा है, तो दुख तो होगा ही। जिस दिन मैं एचयूएल से निकलूंगा उस दिन बाकी शेयर गिर जाएंगे, एचयूएल चल पड़ेगा। तो ये सिचुएशन क्या अगर आम रिटेल निवेशक के सामने आ रही है तो वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में? जी बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका।
एंड अगेन एक लीफ मैं वहां से भी लूंगा एज अ कंटिन्यूएशन, जो भी डिस्कशन हो रही थी कि रिटेल निवेशक के पास अगर स्टॉक है तो फिर वो क्या करे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये चीज है कि आज की डेट में जो अवेयरनेस है सबके पास काफी है। मुझे नहीं लगता कि समझ और ना समझ की कहीं कहीं कमी है। होता ये है कि लोग होप में बहुत ज्यादा रहते हैं, उम्मीद कि अब मेरा चलेगा, अब मेरा चलेगा। वहां पे वो मोमेंटम को देख के बिलीव कर रहे होते हैं कि भाई मेरा स्टॉक में पार्टिसिपेट करेगा, बट कंपनी के फंडामेंटल को लेके जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो उतने डेप्थ में वो नहीं जा पाते। दूसरी बात है कि जैसे एचयूएल है, अगर किसी को एफएमसीजी पे बुलिशनेस है तो डेफिनेटली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, आपको कभी भी एक सिंगल स्टॉक नहीं लेना चाहिए उस सेक्टर का, क्योंकि अगर आपकी उस सेक्टर के प्रति एक तरह की बुलिशनेस बनी हुई है तो डेफिनेटली बास्केट आपको बनाना चाहिए अपने ओवरऑल एलोकेशन पे, तो प्रॉब्लम को आप डील कर पाते हैं। अदरवाइज आप इस प्रॉब्लम से चूक नहीं सकते। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो फिर उस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको समझने होंगे कि वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक स्टॉक में बने हुए हैं और वो स्टॉक आपकी मर्जी से, मार्केट की मर्जी से चलेगा, वो मुश्किल है। हर स्टॉक के अपने पैरामीटर्स है, अपनी वैल्यूएशन है, अपनी ग्रोथ है। सो इंडियन जो मार्केट है वो डेफिनेटली ग्रोथ मार्केट है, एंड ग्रोथ विथ मार्जिन एक्सपांशन, दो ज्यादा स्टॉक्स टिपिकली आप देखोगे वहां पे सबसे जल्दी से रैली आ जाती है, और जो थोड़े से बड़े साइज में है उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिकॉज इतना इजी नहीं है उनके लिए उस साइज पे ग्रो करना। जी अच्छा मयूरेश, एक बात बताओ, आप ये भी अभिषेक सर बात कर रहे थे ना कि सब लोग होप में रहते हैं, ये होप में के चक्कर में आदमी फंस जाता है या हाइप के चक्कर में आदमी फंस जाता है? यहाँ सिचुएशन इस चीज की है कि मैं इस हाइप को देखा और उसमें कूद पड़ा और उस होप में रह गया जो मेरा चला नहीं, तो जाना किसके बीच में दोनों के? हाँ, होप ना हाइप, पेशेंस के पीछे जाना है सुमित जी। और मुझे लगता है आई थिंक पेशेंस ही सबसे बड़ा लैकिंग फैक्टर है निवेशकों के बीच में। हम कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, बट रोज देखते रहते हैं कि भाव क्या हुआ शेयर का। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी दिक्कत है रिटेल इन्वेस्टर्स की। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म विजन या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई है, और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है एनीवेयर मोर देन 1 to 2 years एट लीस्ट, इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इफ दैट इज अ टाइम पीरियड दैट यू आर लुकिंग एट, और ये समय सीमा आप अगर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा। क्या आप लार्ज कैप्स होल्ड करते हैं या क्वालिटेटिव मिड कैप्स, और कंपैरिजन में व्हेन अ मार्केट मोमेंटम इज देयर, ये चलते ही नहीं है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। दुख जरूर होता है जैसे आपने सवाल पूछा है, बट अगर आपने लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी ड्रॉ आउट की तो आप देखेंगे कि आपकी जो कंपाउंडेड रिटर्न्स है ऑन होल्डिंग ऑन टू क्वालिटी स्टॉक्स, ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू द रेस्ट। तो आपका एग्जांपल तो बिल्कुल आईटीसी पे भी फिट बैठता है। 200 रुपए 250 रुपए पे आईटीसी ने किसी ने देखा नहीं, बहुत समय तक चला नहीं, जब चला तो वो रुका नहीं, तो जिन्होंने लिया नहीं वो अब चलने पर लेने की सोच रहे हैं। तो उस तरह के निवेशक क्या करें? हाँ मयूरेश, तो पेशेंस रखना पड़ेगा सुमित। वापस आई थिंक द होल वर्ल्ड इज अबाउट पेशेंस। जब वैल्यूएशंस ठीक ठाक थे फॉर द कंपनी इटसेल्फ विद इन द सेक्टर, अगर आपने हिम्मत जुटाई थी क्योंकि क्वालिटेटिव स्टॉक था, और आपने हिम्मत नहीं जुटा पाए, द स्टॉक केप्ट ऑन मूविंग इन वन डायरेक्शन, ऑब्वियसली आई थिंक जो वैल्यूएशंस पे 1 साल पहले ट्रेड कर रहा था, व्हिच वाज कंपैरेटिवली द चीपेस्ट पूरे एफएमसीजी स्पेस में, आज थोड़े से मिड टियर वैल्यूएशंस आ गए हैं, हायर एंड ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस पे आ गए हैं। तो अभी विकल्प आपके पास 2 है। अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और अगर आपका यहाँ से भी लॉन्ग टर्म व्यू है लुकिंग एट आईटीसी, यू विल हैव टू प्रोबेबली वेट फॉर अ पुल बैक। और ये आशा में ना रहे आप, अगेन दैट होप फैक्टर, कि अगर यहाँ से और 5-10% चल गया तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। ऐसी नहीं है, मार्केट्स कभी भी लीनियर नहीं होते। मार्केट्स विल ऑब्वियसली वर्क इन टर्म्स ऑफ हाउ ग्लोबल कंडीशंस आर, मैक्रो कंडीशंस आर, और मौका हमेशा मिलता है इन्वेस्टर्स को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पुल बैक्स की राह देखनी पड़ेगी आपको। और अगर आप सिप करना चाहते हैं, देन प्रोबेबली डू अ सिप इन आईटीसी ओवर द नेक्स्ट 12 months। हर एक महीने में आप एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी और वैल्यू डालते जाएं, और 12 महीने तक निवेश करते जाएं, देन प्रॉब्ली स्टे इन्वेस्टेड ओवर लॉन्गर पीरियड। तो जिन अंडर बात कर रहे हैं उस पर भी अभी चर्चा करनी बाकी है, क्योंकि हर कुछ भागा नहीं है बाजार में। बाजार भले ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, लेकिन कुछ शेयर अभी भी ऑल टाइम लोज या अपने लोज के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। उस पर भी बातचीत करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और उस पर भी चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा।
Upcoming corporate action या news flow, किसका हुआ merger, कौन है नया CEO? Financial data मिलेगा अब हाथों हाथ, fundamental analysis से अब बनेगी बात. With 5paisa's in-depth company information, always stay up to date. ऐसे करते हैं trade. सोच मत छोटे. Install Mar. Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. RR Kabil presents CNBC Awards Real Estate Awards. नॉमिनेट करने के लिए realestateawards.co.in पर जाएं या कॉल करें. Presented by RR Kabil. Associate sponsor RR Parkon. Click, click. Meet the real superstars that make a film come to life. They are the details that matter. Introducing Realme 11 Pro Series 5G. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो. Kia, movement that inspires. आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज हम बातचीत कर रहे हैं बाजार के इस ऑल टाइम हाई में कितने पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव आए हैं, कितनी रफ्तार आपके पोर्टफोलियो में मिली है और क्या ये जो तेजी थी ये ब्रॉडर बेस्ड रही है कि नहीं रही है, और अब जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर हैं उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए. तो पहले तो वो जो शुरुआती एक प्लेट थी वो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस मार्केट में रही है और कैसी तेजी हमने देखी है. तो इंडेक्स में तो भले 10% का रिटर्न रहा और ये आपके सामने वो आउट परफॉर्मर टाटा मोटर्स, M&M, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, जहां पे शानदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी है. डबल डिजिट से ज़्यादा ही ग्रोथ रही है. एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, टाइटन, ITC करीब करीब सब में ही ये 22%, 23% का रिटर्न इस फाइनेंशियल ईयर में आया. लेकिन ये अंडर परफॉर्मर की स्क्रीन पे आपके एक सूची है जिसमें रिलायंस, SBI जैसे दो नाम अंडर परफॉर्मर नहीं, हालांकि इक्वल परफॉर्मर रहे इंडेक्स में, लेकिन टेक महिंद्रा, विप्रो, कोटक ये सब वो नाम है जो कि अंडर परफॉर्मर रहे हैं निफ्टी के अभी तक फाइनेंशियल ईयर में. तो गौरांग सर, एक सवाल इस आंकड़े को देख के मेरे जहन में आया, करीब 15% वेटेज रखते हैं वो स्टॉक जो कि इस बारी आउट परफॉर्म करके गए हैं और करीब 38% वेटेज रखते हैं वो स्टॉक जो कि अंडर परफॉर्म करके गए. चलिए मैं रिलायंस और SBI को अगर हटा भी दूं तो भी 26% वेटेज रखते हैं वो स्टॉक जो कि निफ्टी को अंडर परफॉर्म करके गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में. तो अगर ये आउट परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी की सिचुएशन कहां देख रहे हो आप? क्या जब ये परफॉर्म करेंगे तो आउट परफॉर्मर वापस बैकफुट पे आ जाएंगे? कैसी सिचुएशन में नहीं कि आगे चल के कि ये जब हैवी वेट अपना फुल ऑन देने की कोशिश करेंगे तब क्या सिचुएशन होगी इंडेक्स की? देखिए सुमित, बाजार हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट करता है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुभव रहा है. और जो क्षेत्र ने योगदान नहीं दिया है, ज्यादातर वहां पर आपको नाम आएंगे IT क्षेत्र से, कुछ स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स के नाम आएंगे, धातु क्षेत्र यानी कि मेटल सेक्टर के नाम आएंगे, कुछ नाम मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आएंगे और कुछ मेरे ख्याल से बैंकिंग में आपको दिखाई देंगे. अब आपको ये देखना है सुमित के, और मैं ये हमेशा कहता हूं कि आपको महीने दर महीने जो टिप्पणियां आती हैं डिपॉजिट्स और एडवांसेस को, लोन्स को लेकर के, या फिर तिमाही दर तिमाही जो नतीजे आते हैं उसके आधार पर आप अपना निवेश में बदलाव करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सुलझी हुई रणनीति नहीं होगी. आपको हमेशा समय देना चाहिए और लंबी अवधि में क्या नतीजे आते हैं, क्या आंकड़े उभर करके आते हैं, उस पर ध्यान दें. अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं. पिछले वित्तीय वर्ष में भी अगर आप देखने जाएं सुमित, तो मेरे ख्याल से IT सेक्टर को लेकर के बहुत सारे लोग अंडरवेट थे. तब भी हम निवेश की राय देते थे. आज की तारीख में भी हमें लग रहा है कि IT सेक्टर को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. वहां पर मूल्यांकन के हिसाब से भी देखने जाए तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन थोड़े बहुत जस्टिफाई लग रहे हैं. हाँ, मिड कैप IT में थोड़े बहुत स्ट्रेच लग रहे हैं क्योंकि काफी कुछ ऊपर के तरफ के दायरे देखे. उसी लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर, अगेन कंपनी स्पेसिफिक अगर आप देखने जाए तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, कुछ में एक अच्छा रुझान आया है. सिमिलरली फॉर फार्मा एंड रिलेटिव अदर सम सेक्टर्स लाइक बैंक्स एंड ऑल दैट. मगर मुझे लग रहा है कि अगर आप
जैसे आप मतलब अगर वैल्यूएशन एंड विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स की बात करते हैं, तो आई थिंक आईटी सेक्टर भले आज थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको आने वाले 2 या 3 साल में आंकड़ों के आधार पर बेहतर रुझान नहीं लेकर के आएगा। आई थिंक आईटी इज क्वाइट कमेंडेबल इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। फार्मास्यूटिकल, स्टॉक स्पेसिफिक एपीआई, जेनेरिक्स वगैरह जो है वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। धातु क्षेत्र में फेरस नॉन फेरस का मिक्स देखिए आप, और उस हिसाब से मिसाल के तौर पर हिंडाल्को जो कि काफी लंबे से, टाटा स्टील है काफी लंबे से रेंज बाउंड कामकाज कर रहा है वगैरह, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर रहा हूँ, बट मैं ये मानता हूं कि अगर आप अर्निंग्स 12 या 15% की भी सालाना देख ले और फिर उसको 3 या 5 साल पे कंपाउंडिंग करे, तो रादर देन ज्यादातर जोर या ध्यान कंपनी या स्टॉक से देने से अगर आप सिर्फ इंडेक्स सूचकांक पे ध्यान देते हैं, और हमारा अनुमान यह कहता है कि आने वाले समय में ऑन अ कंजर्वेटिव साइड बहुत ही न्यूनतम स्तर पर 12 से 15%, मैं 12% का भी रिटर्न लेता हूं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। एक सिंपल सा गणित है, कंपाउंडिंग करिए फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स और देखिए क्या आंकड़ा उभर करके आता है आपके पास सेंसेक्स और निफ्टी का। गौरांग सर ने आईटी की बात की, जरा आईटी आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए एक बारी क्यों उन्होंने आईटी में 2 शब्द यूज किए। पहला कि मिड कैप आईटी में थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच है। FY24 में ही मिड कैप आईटी, जहां आईटी सेक्टर सिर्फ 3% चला है, मिड कैप आईटी में साइंट, जेंसार, केपीआईटी, बिरला कॉर्प, परसिस्टेंट ऑन एन एवरेज 35% चले हैं। और लार्ज कैप आईटी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पे ऑन एन एवरेज 8% नहीं, रादर 3% का ऑन एन एवरेज रिटर्न इस लार्ज कैप की टॉप 5 कंपनी ने दिया है। टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक, TCS और इन्फोसिस इनफैक्ट नेगेटिव में रहा है। तो और लाइक वाइज फार्मा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये फार्मा में भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही बनी है, जहां पर मिड कैप फार्मा में एक 17% की तेजी फार्मा सेक्टर में हमने देखी है इस वित्त वर्ष के दौरान, और 43% तक का मूव मैक्स में, औरबिंदो में 43, ग्लेनमार्क में, यानी कि मिड कैप फार्मा आपकी स्क्रीन पर है जहां एवरेज 40% का मूव आया है। और अगर आप लार्ज कैप के सबसे बड़े प्लेयर्स को देखेंगे, जिसमें आता है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, वो आपके सामने है करीब सेक्टर से अंडर परफॉर्म करते हुए। तो मयूरेश, ये जो बैलेंसिंग एक्ट जिसकी गौरांग अभी बात कर रहे थे, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप की, जिसमें मिड कैप में एक सेक्टर में बहुत जबरदस्त तेजी आई है और मिड कैप उसी सेक्टर के लार्ज कैप अंडर परफॉर्म करके गए, तो क्या ये सही समय है लार्ज कैप में एंटर करने का, मिड कैप से निकल कर, या बने रहते रहते? तो 2 पहलू, एक आई थिंक यस, मिड कैप्स सिलेक्टिव सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, मिड कैप आईटी बीइंग अ वेरी प्राइम एग्जांपल, बट हमें लगता है आई थिंक जो क्वालिटेटिव लार्ज कैप्स और क्वालिटेटिव मिड कैप्स है, यहाँ पे अभी भी स्कोप है फॉर अर्निंग्स मोमेंटम अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों के लिए। इसलिए आपको थोड़ा सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक अब होना पड़ेगा। मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, अभी डेफिनेटली सेक्टर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा बाजार में, जहां पे अर्निंग्स मोमेंटम एक्सपेक्टेड है स्ट्रॉन्ग रहने के लिए नतीजों के लिहाज से, विच इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल कंपनीज में अच्छी खासी एक बढ़ोतरी हो सकती है, OMC स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पे आई थिंक अर्निंग्स मोमेंटम ठीक ठाक रह सकता है, बट एक डेफिनेट सेक्टर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा बाजारों में एज द मार्केट्स गो फॉरवर्ड इनटू FY24 एंड FY25। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ना सिर्फ लार्ज कैप्स बट कुछ क्वालिटेटिव मिड कैप्स, यहाँ पे भी अच्छा स्कोप बनता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है आई थिंक दोनों एरियाज अभी भी ओपन है। स्मॉल कैप्स थोड़े स्ट्रेच हो चुके हैं वैल्यूएशन और प्राइस के हिसाब से, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेसिफिकली वहां जहां लिक्विडिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है क्वालिटेटिव मिड कैप्स, क्वालिटेटिव लार्ज कैप्स में अभी भी स्कोप बनता है अगले 2 से 3 वर्ष। तो शर्मिला मैम, आप भी मान रहे हो क्या ये बात कि कुछ जो मिड कैप जहां पर पैसा आया बहुत आया, जहां नहीं आया बिल्कुल नहीं आया, कोई पूछ ही नहीं रहा, लार्ज कैप में 20-20 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं ऐसे लार्ज कैप, लेकिन मिड कैप जहां फियास्को है 50-50 के मल्टीपल पे भी उन्हें पूछा जा रहा है। तो यही मेरा सवाल था कि क्या जहां आ रहा प्लेंटी आ रहा है, जहां नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं आ रहा, ऐसा कुछ बैलेंस नहीं बन पा रहा है क्या ठीक सा? Yes, I think which is why जो डिस्कशन चल रहा है, और मेरी राय में अगर आप मुझे पूछेंगे तो आपको जो आप पोर्टफोलियो डिजाइन करते हो उसमें आपके पास दोनों तरह के स्टॉक्स होने चाहिए, बिकॉज विदाउट डाउट अगर आप देखेंगे कि आप आपका खुद का पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मिड कैप स्टॉक्स है, वेरी सिलेक्टिव मिड कैप स्टॉक्स, उन्होंने आपको बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं।
तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छे क्वालिटी के मिड कैप नाम होने चाहिए और वो अच्छे क्वांटिटी में भी होने चाहिए सो दैट दी इम्पैक्ट यानी अगर आप सिर्फ 100 शेयर लेके रखेंगे और आपका पोर्टफोलियो बाकी बहुत इट्स अ वास्ट पोर्टफोलियो तो वो कितना भी इवन इफ इट बिकम्स अ 100 बैगर तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो थोड़े अच्छे क्वांटिटी में आपके पास मिड कैप भी होने चाहिए और उसके साथ साथ यू नीड टू बाय सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी फॉर योर पोर्टफोलियो कि अगर मार्केट यहाँ से टर्न होते हैं या कोई वजह से गिरते हैं तो आपके पास ऐसे स्टॉक्स भी होने चाहिए विच डोंट टेक यू टू द क्लीनर्स सो टू स्पीक। तो उसमें आपके पास भले आज आप देखेंगे कि HUL इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ रैली लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो HUL उतना गिरेगा भी नहीं तो वो आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं सेफ्टी देगा। So when you design a portfolio, there are many moving bits जो आपको ध्यान में रखने होंगे and I think आजकल का समय भी इतना फ्लूइड है कि पहले जैसे हम कहते थे कि लॉन्ग टर्म तो आप भले आप स्टॉक प्राइस रोज नहीं देखे because you know that of course defeats the whole game लेकिन आपको सेक्टर चेक स्टॉक चेक हर 3-4 महीने जरूर रखना पड़ेगा because businesses become obsolete almost overnight। तो अभी का सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है उस हिसाब से। तो within a sector also like how Mayuresh was saying आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा खास करके जहां तक मिड कैप आईटी का सवाल है फॉर इंस्टेंस बिकॉज मिड कैप आईटी क्यों चला है बिकॉज वो एक लाइक दे केटर टू अ नीश और वो अगर चल गया तो उनको ऑर्डर्स मिलेंगे और उनका सब अच्छा होगा तो अर्निंग्स भी थोड़ी पैची रहती है। लार्ज कैप आईटी में अर्निंग्स मोर और लेस दे सॉर्ट ऑफ सीम टू ग्रो इन अ स्टेडी स्टेट मैनर वो आपको मिड कैप आईटी में नहीं मिलेगा। So you have to balance these things out and मेरे हिसाब से कोई भी पोर्टफोलियो में मिड कैप का होना बहुत जरूरी है। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके इन अ गुड परसेंटेज एज कंपेयर्ड टू योर ओवरऑल पोर्टफोलियो क्योंकि आई थिंक अगर आप फिर रीविजिट करेंगे इस पोर्टफोलियो को 4-5 साल के बाद तब आप देखेंगे कि जो मिड कैप आईटी है या मिड कैप स्टॉक्स है उन्होंने like they really added that sort of that buzz and beta to your portfolio। तो अभिषेक सर एक बात बताओ अब हम उस एरिया में या फिर हम उस जगह पे एंटर करने जा रहे हैं जहां पर अर्निंग्स आएंगी पहली तिमाही की मॉनसून के नंबर्स आएंगे वो बेटर साइड पर आ गए फिर फेस्टिव सीजन का आगाज हो जाएगा और यहाँ से अब सिचुएशन बेटर साइड की तरफ ही हम धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। तो जो अब यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि बाजार ऑलरेडी बढ़िया है सब चीज़ें अच्छी हैं ये और बढ़िया हो जाएगा क्या या फिर थोड़ा कॉशियस हो जाएं या पिक एंड चूज करें कैसे देखें सब आने वाले समय को? देखिए सुमित मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एज फार एज अभी जो सिचुएशन इंडिया की बनी हुई है हम लोग अच्छे फुटिंग पे हैं और फंडामेंटली जिस तरह से एक पूरा माहौल है हमारे देश का वो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल लेवल पे भी काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हम हैं। ठीक है अब बरसात कम होगी कि नहीं होगी या अगले क्वार्टर में क्या होगा ये बोलना हमेशा से मुश्किल है बट अभी तक जो ट्रेंड हमने देखा है रिजल्ट सीजन में जो पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर का भी अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये डायरेक्शनली पॉजिटिव है। पहले क्या होता था जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो ये तब होता है जब इवन अर्निंग्स भी रेंज बाउंड हो रही है। सो फाइनली मार्केट की मोमेंटम तेजी की तभी बनती है जब एक चारों तरफा पार्टिसिपेशन होता है और हमें ये देखने को मिल रहा है। अभी तक आपने जितने भी डेटा रन किए हैं आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि जो पार्टिसिपेशन है चाहे वो कोई स्टॉक 20% ऊपर है या 30% ऊपर है ये सब अलग अलग सेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात है बिकॉज मार्केट की सस्टेनेबिलिटी इस तेजी की सस्टेनेबिलिटी इस मुद्दे पे डेफिनेटली मैटर करती है कि ये अक्रॉस द बोर्ड है या सिलेक्टिव व्यू है क्योंकि सिलेक्टिव व्यू के अंदर में हम होल्ड नहीं कर पाए। तो जहां तक आने वाले समय की बात है या रेस्ट ऑफ द ईयर की बात है मुझे लग रहा है कि हम गुड शेप में है। एफआई का जैसे मैंने पहले भी कहा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है इनफ्लोज के लेके और प्लस रिटेल की भी पार्टिसिपेशन इतनी स्ट्रांग बननी जा रही है तो वहां पे मुझे कोई मार्केट में इमीडिएटली कोई अलार्मिंगली नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा है जिसको लेके मैं कोई अपनी राय को बदल दूं। दूसरी बात यस कोई भी मार्केट में आपको हमेशा कॉशियस होकर ही काम करना होगा। आप ब्लाइंडली कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली मार खाएंगे। फाइनली अगर किसी को निफ्टी पे प्ले करना है या इंडेक्स लेवल के शेयरों पे प्ले करना है तो मुझे तो कई बार लगता है कि आप ETF ही ले लीजिए वो आपके लिए सेफेस्ट बेट है। वहां पे आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी से बचने को मिल जाता है जहां तक आप बहुत सारे लार्ज नेम्स की बात करते हैं। बट जहां तक ये मिड कैप में स्मॉल कैप की बात होती है और वहां पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है रुझान रहता है मैं बायस भी हूं वहां पे
देखिए वहां पे जो है ना, कई बार आप देखेंगे, अभी भी हमने चैनल पे भी डिस्कस किया, आप वेट दिखा रहे लार्ज कंपनीज का, ये जो छोटी कंपनी है इनके वेट्स क्या है मार्केट कैप लेवल पे एट द लेवल ऑफ इंडेक्स? कुछ भी नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी बड़ी है, जहां पे दो तरीके से बात करते हैं। एक तो वैल्यूएशन गैप भी है, ठीक है, लास्ट 2 साल से मार्केट कहीं नहीं गया, एंड जब एफआई की सेलिंग आ रही थी तो जब ये रोटेशन हो रहा था तो उन्होंने लार्ज कैप को प्रेफर किया रादर देन स्मॉल एंड मिड कैप को। ये नॉर्मली मार्केट का हमेशा ही ट्रेंड रहा है कि जब मार्केट करेक्शन मोड में होता है टिपिकली लोग ऑटोमेटिकली लार्ज कैप में चले जाते हैं। जब मार्केट घूमता है तब यहाँ पे एक रैली आती है मिड एंड स्मॉल कैप में, वही हमने अभी देखी। तो मुझे लग रहा है ये सस्टेनेबल है। दूसरी बात है कि ये अंडर रिप्रेजेंटेड है, स्पेशली कुछ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनकी स्टोरी भी अलग है। जरूरी नहीं है कि हमें एक ही बास्केट, एक आईटी हमने पकड़ ली तो आईटी में सबको एक जैसा ही काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा 10 साल पहले, वो जो आज की डेट में इंडिया के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविटी जहां पे काम हो रहा है वहां पे है। अब वहां पे पर्सिस्टेंट सिस्टम्स अगर आप देखेंगे तो वो एक डेफिनेटली लीडिंग कंपनी है जहां पे काम हो रहा है। ऑटोमेशन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी ने काफी हद तक बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है। तो अगेन इस तरह की अपॉर्चुनिटी को आप बड़े कंपनीज को अगर आप देखोगे तो दे आर नॉट एबल टू टैप सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर इमर्जिंग इन नेचर। तो मुझे लग रहा है बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत सारी चीजें इमर्ज हो रही है नई, एंड दे आर वेल पोजिशन्ड टू कैप्चर दैट ग्रोथ। एंड यही रीजन है कि हमें इस तरह का माहौल बना हुआ दिख रहा है जहां पे वेरियस सेक्टर्स में मिड एंड स्मॉल कैप जैसी कंपनियां जो है अच्छा कर रही है। तो गौरांग सर, अब क्योंकि हम जा रहे हैं अर्निंग सीजन में, नेक्स्ट क्वार्टर का अर्निंग शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से ही, तो क्या मान के चले कि जहां पर ऑलरेडी बढ़िया तेजी आ गई है वहां पर जाएं अच्छी अर्निंग देखने के बाद, या जहां कमजोरी है ऑलरेडी स्टॉक्स के अंदर, ऑलरेडी दाम नीचे मिल रहे हैं, वहां पर जाना सेफर बेट रहेगा, या नंबर्स को देख के कोई कॉल ना लें, नंबर्स हो जाएं उसके बाद उतरें? क्या करें, किसके नंबर अच्छे किसके नंबर खराब? एक तिमाही के नतीजों को देख करके आप ये निर्णय नहीं ले सकते सुमित। और मैंने यही बात अभी जब हम बात कर रहे थे तब स्पष्ट रूप से कहा कि महीने दर महीने जो टिप्पणियां आती है या तिमाही दर तिमाही जो नतीजे आते हैं, ये आपको आकलन के लिए सहारा देती है कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार के आंकड़े उभर करके आएंगे। एक तिमाही के नतीजे के देख करके अगर आप लंबी अवधि का जो आपका निवेश है उसमें बहुत बड़ा फेर बदलाव करेंगे तो फिर से मैं दोहराऊंगा, ये समझदारी वाली बात नहीं हो सकती है। और ऐसा समय आता है सुमित कि साल दर साल, तिमाही दर तिमाही, हर एक क्षेत्र में जुड़ी हुई हर एक कंपनी आपको 15-15, 20-20% का रिटर्न लेकर के दे सालाना, ये भी संभव नहीं है। हमें थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें लग रहा है अगर आपने बात छेड़ी है तो मेरे ख्याल से 12 जुलाई से टीसीएस आगाज करेगा पहली तिमाही के नतीजों का, और उसके पश्चात हम ढेर सारी कंपनियों के नतीजे देखेंगे। हमारा आकलन ये कहता है कि आईटी क्षेत्र को लेकर के थोड़ी बहुत, खास करके दिग्गज कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप ने तो अभी जो आंकड़े आपने स्क्रीन पर दिखाए वो अपने आप अपनी कहानी बताते हैं, तो दिग्गजों में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रियायत मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के हम बहुत ही उत्साहित है, और हमें लग रहा है कि पिछले तिमाही में भी जो टिप्पणी करी थी वो इस साल भी वित्तीय वर्ष में हम करेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंस, वित्तीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं सुमित, वो आउट परफॉर्म करेगा। ऑटोज में एक आपको शानदार रुझान नजर आएगा। वर्षा ऋतु मेघराज का आशीर्वाद है, एफएमसीजी सेक्टर की जो मांग है ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से, वो सहारा देगी वॉल्यूम्स ग्रोथ को लेकर के। और कच्चे माल, माफ कीजिएगा, कच्चे लागत खर्च या कच्चा माल का जो खर्च है वहां पर भी आपने थोड़ी बहुत स्थिरता आते हुए देखी है। रही बात सीमेंट की और मेटल्स की, अगेन अगर आप लंबी अवधि का सोचते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये सब क्षेत्र जो है वहां पर आपको नजर रख, जरूरी नहीं है कि पिछले वर्ष जिसने अच्छा किया वो इस वित्तीय वर्ष में खराब करेगा, ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष में जिसने अच्छा किया है वो इस वित्तीय वर्ष में इधर से और भी अच्छा कर सकता है, और जिसने थोड़ा बहुत उम्मीद से कम, पर आसार सुधर सकते हैं। जी ओके, शर्मिला आप कैसे मान रहे हो अर्निंग सीजन को? क्या यहाँ पर कोई ऐसा सेक्टर जिसके मतलब जिस पर नजर रखनी होगी, टू वॉच आउट फॉर, या कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसकी उम्मीद आपको लग रही होगी हाई सेक्टर में थोड़ा दूरी रहें, ज्यादा बेहतर है? क्या इवैल्यूएशन आपका अर्निंग से? एक्सपेक्टेशन तो अच्छा ही है, और जिस तरह के संकेत अभी तक मिले हैं दे बीन वेरी पॉजिटिव। इंडिविजुअल कंपनीज, जैसे कि आज मेरे हिसाब से हम टाइटन की बात कर रहे थे, एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी जिस तरह का डेटा सामने आया है, दैट आल्सो इज वेरी गुड। आई एग्री विद गौरव, आई थिंक बैंकिंग, फाइनेंशियल्स एक अच्छा क्वार्टर पेश करेंगे। आई थिंक जो खतरा है वो दैट इज टू माय माइंड स्टिल फ्रॉम लार्ज कैप आईटी।
और अगर आपको पिछले क्वार्टर के नतीजे याद होंगे तो इन्फोसिस वाज एन हाउलर जैसे कहते हैं, तो और टीसीएस में आई थिंक जिस तरह से चीजें हुई है, दैट होल एचआर स्कैम एक्सेट्रा, तो किस तरह के, तो थोड़ा मायूसी है वो सेक्टर को लेकर वेरी फ्रैंकली मेरे मन में। आई थिंक मेरा रुझान ज्यादा मिड कैप आईटी की तरफ होगा। इट डजंट मीन कि आई एम सेलिंग एनी ऑफ द लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स दैट आई होल्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो इस तरह के स्टॉक्स है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। सवाल सिर्फ इतना उठता है कि ये अभी इस क्वार्टर में लेने हैं कि आफ्टर सम मंथ्स। So I think that's the sort of concern I have from a sector as a whole. नहीं तो शर्मिला मैम एक बात बताओ, ये हाउलर अगर आता है किसी आईटी में लार्ज कैप की, तो उस मौके का इस्तेमाल किया जाए या वेट ही करें कि चलो और टूटने तो फिर देखा जाएगा? मेरे हिसाब से मौका मिले, अगर उस तरह का करेक्शन आता है, और हमने देखा है अक्सर कि आईटी के नतीजों के समय काफी गिरावट आती है, गहरी गिरावट आती है स्टॉक्स में, so that will actually give us an opportunity to do a fresh buy. लेकिन I will wait for that fall to buy stocks, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में I think it's almost a given कि नतीजे अच्छे आने वाले नहीं हैं। फ्लैटिश आएंगे, थोड़े कम आएंगे। इन्फोसिस ने उनका जो बैंड दिया है, whether it reports to the lower end of the band or what it does exactly, we need to wait and see. लेकिन अगर हमको एक गिरावट मिलती है, then that gives us a buying opportunity. Otherwise, I think just patiently. Okay. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला मैम आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। मयूरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गौरांग सर हर बार की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खास चर्चा पे हमसे बातचीत करने के लिए।